के लिए है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हर रूब्रिक का मेटाफॉर बनाते हैं। मैं और डॉक्टर मान और डॉक्टर भूपेंद्र, जो हम इस पैथी पे इस तरीके से माइंड को अप्लाई करते हैं, उसमें हमने देखा है कि हमारे पास एक ओशन है डायरेक्ट रूब्रिक्स का, जहां पे हमें ढेरों के ढेरों पेशेंट की एक वर्षन के लिए हमें कितने कितने रूब्रिक्स मिलते हैं। वहां पे हमें हर बात पे मेटाफॉर यूज करने की जरूरत नहीं होती। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मेटाफॉर्स, हम मेटाफॉर यूज करते हैं, लेकिन वहां पे यूज करो जहां पे इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि फैमिली है अब उसका फैमिली का मेटाफॉर बनाइए, अब ओपन एयर है उसका मेटाफॉर बनाइए, कोई जरूरत नहीं है। फैमिली तो फैमिली है, आप फैमिली में उसको फैमिली को यूज कीजिए, रिलेटिव्स है उसको रिलेटिव्स की तरह यूज कीजिए। हर चीज के लिए मेटाफॉर्स बनाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मान, डू यू एग्री विद मी? डेफिनेटली जी, जो वेरीफाई किया गया हो, जो मेटाफर रिपीटेडली वेरीफाई किया गया हो, वही हमें यूज करना चाहिए। नहीं तो ना एक किसी का माइंड कोई उसका मीनिंग निकाल लेता है मेटाफर, कोई किसी का कोई मीनिंग निकाल लेता है, उसमें नए वाले को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम क्या मतलब निकालें। बनाएं जरूर, उसको वेरीफाई करें, हम भी वेरीफाई करेंगे, फिर वो उसको यूज करें। थैंक यू डॉक्टर मान जी। तो हम अगेंस्ट नहीं है कि हम मेटाफोर यूज हम भी करते हैं। मुझे लगता है कि हम 95% डायरेक्ट रूब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं और बड़ी मुश्किल से 5% होंगे जिनके मेटाफोर्स यूज करते हैं। मेटाफोर क्या होता है? एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है जहां पे हमें डायरेक्ट रूब्रिक नहीं मिलता। तो पहले आप वेरीफाई करिए, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पे 2, 4, 6, 8, 10 पेशेंट पे इस्तेमाल कीजिए। फिर उसको, जैसे मैंने एक रूब्रिक बताया था फियर ऑफ लीजर्ड्स, ये मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन जितने भी मैंने आर्सेनिक के फियर डार्क फियर इंजर्ड में केसेस देखे, उन सब में अबाउट इन मोर देन 50 केसेस मैंने वो फियर डार्क फियर इंजर्ड के साथ फियर लिजर्ड देखा है। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। आप भी मेटाफॉर्स को यूज करिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उनको अप्लाई रीअप्लाई कंफर्म कीजिए, देन उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हर कोई जिसका मन में कुछ भी आता है कुछ भी मेटाफॉर बना लेते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंगली। सो इस चीज को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो नए डॉक्टर्स इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं हम उनको अच्छी तरह से समझा सके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यस वेलकम। या सो मेरे पढ़ने का तरीका, जैसे मैं जीएमटी इंडिया पे मैंने 3-4 लेक्चर्स दिए हैं, मेरे तो पढ़ने का तरीका एक ही है कि मैं हमेशा केस के थ्रू पढ़ती हूँ किसी भी मेडिसिन को। और इस बार भी एक पहले मैं केस बताऊंगी, उसके बाद फिर हम ये मेडिसिन डिटेल में करेंगे। सो ये एक डिप्रेशन का केस है। एक मेल है 55 इयर्स के, बहुत सालों से, तकरीबन 98 से इनको डिप्रेशन था। ये मेरे पास 3-4 साल 5 साल पहले आए थे। रेगुलरली एलोपैथी पर थे और बहुत सालों से इनकी मेडिसिन चली जा रही थी, लेकिन कोई भी परमानेंट सोल्यूशन इनको नहीं मिला। उसके बाद मेरे बारे में किसी ने बताया तो ये मेरे पास आए कि इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, नींद नहीं आती और सारी सारी रात ऐसे घूमते रहते हैं, और एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं और वो ये मेडिसिन छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री दी, लेकिन मैं उसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इम्पॉर्टेंट चीजें ही मैं बताऊंगी। उन्होंने बोला कि माय डिप्रेशन स्टार्टेड इन 1998। इट स्टार्टेड विद स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, के बिना दवाई के नींद नहीं आती थी, हमेशा नेगेटिव ख्याल मन में आते रहते थे, हर चीज नेगेटिव सोचनी, हर चीज के बारे में उल्टा पैसिमिस्टिक बन गए। क्योंकि 96 में इनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, इनके वाइफ के ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो इससे बहुत इनके ऊपर असर पड़ा था
और 98 में डिप्रेशन डिक्लेयर कर दिया था डॉक्टर्स ने कि ये डायग्नोज्ड एज ही इज डायग्नोज्ड एज डिप्रेस्ड पेशेंट। तब से वो एलोपैथी ले रही हैं। उन्होंने बोला कि सेकंड प्रॉब्लम जो मेरी है वो सेकंड प्रॉब्लम जो मेरी है वो नेजल डिस्चार्ज है, गला, नाक, कान, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज चलता रहता है, बहुत थिक डिस्चार्ज होता है, और ये भी बहुत सालों से है, ये भी ठीक नहीं हो रहा। थर्ड उनकी प्रॉब्लम थी स्किन इरप्शंस की। तो जैसे कि हम मेंटल स्टेट पेशेंट की देखते हैं, इसके अकॉर्डिंगली जब उनसे पूछा गया कि अपने गुस्सा वगैरह कितना आता है, अपने मन के बारे में बताइए, बीमारी को लेके क्या सोचते हो। उन्होंने बोला कि अपने आप ही बोलने लगे कि डॉक्टर साहब मैं तो रात को दरवाजा बंद करके सो ही नहीं सकता, मैं अंदर से बंद ही नहीं कर सकता। बहुत सारे पेशेंट्स आके ऐसी बातें बोलते हैं। अगर मैंने नहाना होता है तो मैं बाथरूम में बिल्कुल भी अंदर से नहीं बंद कर सकता, मैं अपने सिर के ऊपर पानी नहीं डाल सकता, मैं अपनी आंखें बंद ही नहीं कर सकता, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी ऐसे अगर आंखें बंद होती है पानी डालते मैं वो कर नहीं सकता। और वो ओपियम लेते थे, ओपियम के एडिक्ट थे। हमारे पंजाब में बहुत सारे लोग जो हैं वो एडिक्टेड हैं। हमारे यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह नहीं चलती, लेकिन ओपियम की एडिक्शन जो गांव में पेशेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं, वो ये एडिक्शंस बहुत ज्यादा उनमें पाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ओपियम लेता हूँ, और नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, लेकिन लेता ही रहता हूँ। मैंने उनसे पूछा जी क्या काम करते हो, ही सेड आई एम अ टीचर, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो मैं लोगों की बहुत मदद करता हूँ, जो भी नीडी एंड पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनकी मैं फीस भी पे करता हूँ, उनकी मैं किताबों के भी पैसे पे कर देता हूँ, और उनकी बहुत मदद करता हूँ। मैं बहुत ही लोगों के प्रति सिंपैथेटिक हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी मेरे साथ सिंपैथी रखें। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, मैं तो बात बात पे बहुत जल्दी रो पड़ता हूँ, और आपको पता है मैं कैसे, मैं हौके ले लेके रोता हूँ। हमारे पंजाबी में होता है ऐसे रोना, हौके ले लेके रोना। तो वो कहते कि मैं तो इतनी बुरी तरह से रोता हूँ, हौके ले लेके रोता हूँ, मतलब इतनी जल्दी, इतना मैं सेंसिटिव हूँ। तो जब पेशेंट ऐसी बातें करता है हमारे मन में 2-4 मेडिसिन आ जाती है, लेकिन कभी भी रेपर्टलाइज करने से पहले किसी भी दवाई पर नहीं जाना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि कौन सी दवाई उस रेपर्टरी चार्ट में इनकी कॉजेशन, इनका सब कुछ लेके आ जाए। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप बंद दरवाजा करके नहीं सो सकते, तो फिर एसी वगैरह, तब गर्मियों के दिन थे तो एसी वगैरह चलता है, फिर तो एसी डॉक्टर साहब रब रब करो, मतलब के ओ हो एसी तो मतलब ही नहीं है, मैं नहीं एसी चला सकता। मैंने कहा क्यों? कहते मैं तो खुद को कवर करके पूरा 2-2 टोपियां डाल के मैं तो सोता हूं, मैंने जिंदगी में कभी भी एसी नहीं लगाया, मैं बाहर खुली हवा में सो जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी एसी नहीं चलाता। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं जो एसी लगा के कमरे बंद करके सोते हैं, तो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी एसी नहीं लगाया। जैसे वो कहते हैं ना कि राम राम बोलो जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मैं कर सकता, तो उन्होंने ये बोला था कि रब रब करो जी, कि मैं एसी नहीं चला सकता। हर रोज मैं वॉक करता हूँ। मैंने बोला कि आपका गुस्सा, कहते लो जी आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ गुस्से वाली। कहते जहां पे मैं वॉक करता हूँ वहां पे मेरे साथ एक और कोई पुलिस ऑफिसर थे, वो भी सैर करते थे, और मैं जाता था वो भी स्माइल कर देते थे, मैं भी स्माइल करती, बड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उन्होंने मुझे सत श्री अकाल नहीं बुलाई, विश नहीं किया, उन्होंने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कभी भी बोली। फिर मेरे दिल में नहीं बुलाते तो ना सही, हाँ पुलिस ऑफिसर होगा, अपनी जगह पे होगा। तो
कहते फिर एक दिन मेरे पास से ऐसे ही निकल गए, स्माइल भी नहीं पास की। मुझे इतना गुस्सा आया कि इस बंदे को मार डाल। मैंने कहा जी इतनी क्या बात हुई? कहते बात तो कुछ हुई नहीं, बस मेरा टेम्पर ही ऐसा है। इतना मुझे गुस्सा आ जाता है, मेरा दिल करता है कि बंदे को मार डालूं मैं। आई वॉन्ट टू किल दैट पर्सन। मुझे लगता है कि वो मेरा दुश्मन ही बन गया, वो मेरी हिट लिस्ट पे आ जाता है। ऐसे नहीं कि किसी को उसने मारा हो, पर वो तो मेरी हिट लिस्ट पे ही आ जाता है। या तो मन में होता है कि खुद को मार दूं या इसको मार दूं, इतना ज्यादा गुस्सा आता है। कर नहीं सकता मैं कुछ भी, लेकिन मैं सोचता हूं। मैं तो उस बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने कहा स्कूल में जो बच्चे कहीं होमवर्क नहीं करते, आप स्कूल टीचर हो, तो आप क्या करते हो? कहते मैं तो बड़ी पिटाई करता हूँ बच्चों की, बहुत ज्यादा उनको मैं पनिश करता हूँ, डंडे मारता हूँ उनके, जो पढ़ते नहीं है। इस तरह का गुस्सा है मुझे। गुस्सा आ गया तो बस पूछो मत। बताते बताते उन्होंने बोला कि अगर घर में कोई मेरे फैमिली मेंबर बीमार हो जाता है तो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि कहां से ऐसी दवाई लाऊं कि इनको 1 मिनट में ठीक कर दूं। मेरे से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे घर में कोई बंदा बीमार है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, फिर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ कि फटाफट उसको कहां से मैं दवाई लाके दूं। फिर मैंने अपना लैपटॉप खोला, उसमें कुछ मैं डालने लग गई, कुछ सिम्टम्स वगैरह, कुछ रूब्रिक्स वगैरह निकालने लग गई। कहते डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, जो जो पेपर मैंने दारू पी के दिए हैं, वो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट एग्जाम थे। वैसे तो दारू पी के कोई एग्जामिनेशन हॉल में जा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कुछ मैंने डॉक्टर्स के बारे में भी सुना है कि कुछ डॉक्टर्स जब सर्जरी करते हैं तो वो विस्की या वाइन कुछ लेकर करते हैं। शायद इससे उनमें थोड़ी हिम्मत आती है या हौसला आता है, आई डोंट नो। लेकिन इन्होंने बोला कि जब भी मैंने कोई पेपर्स एग्जामिनेशन अपने दारू पी के दिए, वो तो मेरी जिंदगी के बेस्ट पेपर थे। तो ये सब उन्होंने बताया, और भी बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इसलिए। तो इसमें जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई, वो मुझे याद था कि रेपर्टरी के लास्ट पेज में कुछ वाइन का, कुछ मेंटल एक्सर्शन का कुछ रूब्रिक है। तो मैंने वो निकाला। दैट रूब्रिक वाज वर्क मेंटल, वाइन नीड्स फॉर। अब विस्की तो हमारे यहाँ पे इसमें लिखी नहीं हुई कहीं भी, तो वाइन नीड्स फॉर वर्क मेंटल, दिमागी काम करने के लिए उनको वाइन चाहिए। इसमें अकेली एक ही मेडिसिन थी, एंड दैट मेडिसिन वाज हिपरसल। हिपरसल। यस, हिपरसल। तो इससे पहले मैं एक बार पहले भी हिपरसल यूज कर चुकी थी, वो हम बाद में केस करते हैं। तो जब मैंने इसके हिपरसल के, या मैंने इनके रूब्रिक्स और डाले। पहला रूब्रिक मैंने डाला एंगर, रेज, किल डिजायर टू, के गुस्सा इतना ज्यादा कि बंदे को मार ही डाले। दूसरा इनका था जो एंजाइटी फॉर अदर्स, एंजाइटी फॉर फैमिली, केयर एंड सिंपथी, ये सब चीजें। और तीसरा जो रूब्रिक था वीपिंग बिटरली एंड लाउड, के हौके लैले के ऊंची ऊंची रोना। जब मैंने ये 3 4 5 रूब्रिक्स डाले, टू माय सरप्राइज सभी में हिपरसल्फ थी। देन आई थॉट हिपरसल्फ, क्योंकि हम लोग कभी भी स्किन के बाहर हिपरसल्फ में नहीं जाते।
स्किन की प्रॉब्लम्स, कोई पस फॉर्मेशन हो गई, कोई बॉयल्स हो गए, इन्हीं में इस्तेमाल करते थे। और फिर मुझे याद आया कि हिप्पासल्फ इज वेरी चिली पेशेंट, बहुत इसको ठंड लगती है, 2-2 कैप्स डाल के रखता है। मैंने उनको, और मुझे 100% श्योर हो गया कि ये पक्का ही हिप्पासल्फ का पेशेंट है। मैंने उनको हिप्पासल्फ 6 में एक डोज दी और उसके बाद मैंने प्लेसिबो इनको साथ में दी। जब वो 1 हफ्ते के बाद आए, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने, ही वॉज सो हैप्पी, कहते डॉक्टर साहब जिंदगी में मुझे कभी नींद नहीं आई थी गोली के बिना, ये पहली बार है। मैंने पहले भी होम्योपैथी कहते ली है, लेकिन ऐसे इतना आराम कभी नहीं आया कि 1 हफ्ते में ही मैंने कोई भी नींद वाली दवाई ली ही नहीं, और हर रोज मुझे बहुत अच्छी तरह से नींद आती रही है। कोई एलोपैथी नहीं ली, बिना मेडिसिन के मुझे नींद आई, बहुत अच्छी तरह से मैं सोया। और एक बात कहते कि मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बताना मैं भूल गया था। और जिस दिन से ये मेडिसिन ली है उस दिन से मुझे एसिडिटी नहीं हुई। जब एक मेडिसिन वेल सिलेक्टेड होती है तो उस वेल सिलेक्टेड मेडिसिन के साथ उसकी जो प्रॉब्लम उसने नहीं भी बताई होती वो भी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। ये तो हमने बहुत बार देखा है। पेशेंट अगली बार आके बताएगा कि ओहो मैंने तो वो आपको बताया ही नहीं था, ये बात मैंने आपको बताई ही नहीं थी, और ये तो अपने आप ही ठीक होगी। तो इस तरह से इस पेशेंट में हिप्पासल्फ में मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। इसके बाद ये पेशेंट 4-6 महीने दवाई प्लेसिबो लेते रहे, इनको ये ठीक हो गए, बिल्कुल 100% ठीक हो गए। और उसके बाद इनका एक बार मुझे 6 महीने के बाद मिलने आते हैं और मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैंने कहा जी बोलो। दवाई नहीं लेने आया, बट मैं एक आपको बात बताने आया हूँ। मैंने कहा बताओ। कहते जब से आपने मेडिसिन दी है तब से मैं बिल्कुल 100% मेरा डिप्रेशन चले गया, वो जो पहली पुड़ी दी थी तब से ठीक हो गया। और अभी रिसेंटली मेरा बेटा कनाडा में रहता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ चार्जेस लग गए, बॉयज की आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा वो जेल में चला गया और वकील करना पड़ा, वहां इतने पैसे लग गए। अगर आपसे मैंने डिप्रेशन की दवाई ना ली होती, अगर मैं आपसे ठीक ना हुआ होता डॉक्टर साहब, मैं ये इंसिडेंट सहन नहीं कर सकता था, मैं तो मर ही जाता। ये पहली बार हुआ है कि मेरे बेटे के ऊपर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और मैं सब कुछ कर रहा हूं उसके लिए। मैं एक दिन भी ऐसे डिप्रेशन में नहीं गया कि ओहो ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। नो, दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ योर मेडिसिन जो आपने मुझे डिप्रेशन की थी। जब भी एक मेडिसिन कोई वेल सिलेक्टेड मिलती है तो उस मेडिसिन के साथ सिर्फ पेशेंट की कंप्लेंट्स ठीक नहीं होती, पेशेंट आगे के लिए भी इतना स्ट्रांग बन जाता है कि आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आनी है तो पेशेंट को पता लग जाता है कि मैं ये सहन नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं ठीक हूं, मैं ये सब सहन कर रहा हूं। और वो दवाई नहीं लेके गए दोबारा। फिर उसके बाद 1-1.5 साल के बाद फिर आए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा दोस्ताना ताल्लुकात हो गए थे, वो और उनकी वाइफ दोनों आते थे। फिर आए, कहते डॉक्टर साहब रिसेंटली मेरे घर में 2-3 डेथ्स इकट्ठी हो गई, और ये भी आप ही की मेडिसिन की वजह से है कि मैं बर्दाश्त कर पाया और मैं डिप्रेशन में नहीं गया। तकरीबन उनको 5 साल हो गए मेडिसिन लिए हुए, और 5 साल से वो बिल्कुल 100% ठीक है। तो जब एक वेल सिलेक्टेड मेडिसिन हमें मिलती है तो इस तरह से पेशेंट ठीक होते हैं। इसके बाद ये मेडिसिन तकरीबन मैंने 10-15 डिप्रेशन वाले केसेस में दी,
और 10-15 डिप्रेशन वाले केसेस में जो मैंने कॉमन रूब्रिक्स इसके निकाले थे, एक केस में बताती हूँ। एक लेडी है, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा मैं तंग रहती हूँ, बहुत सालों से है। तो सिर्फ इसका मैं क्रक्स बताऊंगी कि उसमें पेशेंट ने क्या बोला। लेडी कहती, डॉक्टर साहब आप गुस्से की बात करते हो, जब मुझे गुस्सा आता है मैं अपने बच्चों को इतना पीटती हूँ कि जैसे वो ना मर ही जाए, जैसे मुझे कोई उनसे मोह मोहब्बत ही ना हो, जैसे उनसे मुझे कोई प्यार ही ना हो। मैं इतना ज्यादा पीटती हूँ, इतना गुस्सा आता है। सेकंड थिंग, डॉक्टर साहब जब मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाता है, ओहो मैं तो मर जाती हूँ। फिर तो मुझे होता है कि बस ये कब ठीक हो जाए, ये कब ठीक हो जाए, क्या कहां से क्या लाके दूं कि ये ठीक हो जाए। और कहती है अगर मेरे मायके में कोई बीमार हो जाए, मैं तो फोन कर करके उनका सिर खा जाती। ये मुझे पता है कि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता। मेरे मन में उनका बहुत आता है कि अब ये ठीक हो जाए। फिर मैंने उनसे, जब मुझे ये दो चीजें मिली, तो मैंने उनसे पूछा आपको ठंड कितनी लगती है, कितना गर्मी सर्दी क्या आपको ज्यादा लगता है। तो उसने भी बोला कि डॉक्टर साहब बड़ी ठंड लगती है, दो दो कोट डाल के, स्वेटर डाल के, क्योंकि हमारे पंजाब में वैसे भी ठंड थोड़ी ज्यादा होती है, तो लोग दो दो कपड़े, दो दो कैप्स ये डाल के, इन्होंने भी पेशेंट ने यही बताया था कि दो दो कैप्स डालते हैं, तीन तीन कैप्स डालते हैं, ये इन्होंने बोला था। तो मैंने इस पेशेंट को हिपरसेल्फ 30 की एक डोज दी और प्लेसिबो दी। जब ये नेक्स्ट टाइम आए तो मुझे कहते कि डॉक्टर साहब आप मेरी इंटरव्यू लो, मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि किस तरह से होम्योपैथी से पेशेंट ठीक होते हैं। फिर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए दवाई ली, अपने ब्रदर के लिए जो कि जिसको के मेंटल प्रॉब्लम थी और उसका ब्रदर तकरीबन 35 साल का था। दवाई उनकी भी हिपरसेल्फ निकली इसी गुस्से एंड केयर की वजह से, और वो भी हिपरसेल्फ से ठीक हुए। उनकी मेरे पास इंटरव्यू अभी भी पड़ी है, लेकिन मैं अभी दिखा नहीं सकती। और सो हिपरसेल्फ में ये दो चीजें, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एंगर, वायलेंट एंगर, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता है, बिना कारण के गुस्सा आ जाता है। और कोई रिपेंटेंस रिमोर्स मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी पेशेंट में देखा है। यहां तक गुस्सा आ जाना कि मरने मारने तक चले जाना। उसकी दूसरी जो स्टेज आती है, ये ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स नहीं है। जैसे एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस हमने सल्फर एंड क्रॉकस में डॉक्टर मान साहब ने करवाया था कि एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक, इसमें ऐसा नहीं है, कोई ऑल्टरनेट स्टेट्स नहीं है। कभी भी कोई भी स्टेज कभी भी आ सकती है। सो पहली स्टेट में एंगर आया, बहुत गुस्सा आया, मारने मराने तक का गुस्सा आया। जो उसकी सेकंड स्टेज है, कभी भी आ सकती है, ऑल्टरनेट नहीं करेगी। तो उस स्टेट में वो केयर्स इतनी ज्यादा है, एंजाइटी इतनी ज्यादा है पेशेंट की अपने फैमिली के प्रति, उनकी केयर्स, रिलेटिव्स की हेल्थ के प्रति इतनी ज्यादा है कि जैसे उसने बोला कि फिर तो मर जाती हूं। मर जाना कि मैं क्या कर दूं, कि ये अभी के अभी ठीक हो जाए। सो हिपरसेल्फ में जो दोनों चीजें बहुत मार्क्ड है। एक और मेरे पास पहले पेशेंट आए थे अबाउट 20 years ago, तो वो हमने केस अपनी होम्योपैथी एंड माइंड बुक में भी डाला था। ये भी हिपरसेल्फ का था। इसका भी आप सुनिए, थर्ड केस है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। एक पुअर वुमेन, बहुत गरीब बेचारी औरत आई, तो वो मुझे आके कहती कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में रसौलियां हैं और बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है।
तो क्योंकि हमारे पास वहां पे काफी रश होता है इन यूनिट्स पे, तो मैंने पूछा जी अपने स्वभाव के बारे में बताइए, कितना गुस्सा गुस्सा कितना आता है अपने बारे में। गुस्सा, गुस्से की तो बात मत करो। आई गेट एंग्री टू मच अप टू द एक्सटेंट दैट आई वॉन्ट टू किल माई चिल्ड्रन और आई किल माई सेल्फ। ये हिपर सेल्फ का गुस्सा है कि खुद को मार दूं। उसने भी, पेशेंट ने यही बोला था कि दूसरे बंदे को मार दूं, वो तो मेरी हिट लिस्ट पे आ जाता है। हिट लिस्ट तो ऐसे बना बताई जैसे कहीं भी लोगों को सच में वो मारता हो। और मैंने फिर मैनी टाइम्स ड्यू टू एंजाइटी आई वांट टू कमिट सुसाइड। इसमें सुसाइडल थॉट्स भी काफी हैं, वो हम अभी करेंगे। मैंने कहा जी चिंता फिकर, इस लेडी से पूछा तो उन्होंने बोला कि होल डे, पूरा दिन मुझे चिंता लगी रहती है। किस बात की चिंता है? मैं तो एक गरीब औरत हूँ, पुअर हूँ, तो अपनी फैमिली की, कि इसका फ्यूचर कैसे होगा, कैसे बच्चों को रोटी खिलाऊंगी। मुझे तो नींद तक नहीं आती यही सोच सोच के। और जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कोई खुशी नहीं मिली, कोई हैप्पीनेस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने 20 years ago मैंने ये केस में इस्तेमाल किए रूब्रिक। तो यहाँ पे भी हिपर सेल्फ निकली थी। ये मैंने होम्योपैथी एंड माइंड में बुक में अपने ये डाली थी। सबसे पहला उसने बोला कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मजदूर हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाती हूँ, डिलीवियन पुअर शी इज। यहाँ पे तो सीधे सीधे पुअर इस्तेमाल हो जाएगा रूब्रिक, अदरवाइज पुअर का मतलब किसी भी चीज की कमी हो सकती है। एंजाइटी फैमिली अबाउट हिज, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। और कितना गुस्सा आता है? रेज, किल पीपल ट्राइज टू, इम्पल्स, किल बिलव्ड वंस। जिनको एक टाइम पे अपने बच्चों को ये लोग इतना प्यार करते हैं, दूसरे टाइम पे उनको किल करने के बारे में सोचते हैं। थ्रो थिंग्स इन फायर, आग लगा दें इनको, इन सब चीजों को। एंग्विश, अटेम्प्ट्स टू सुसाइड, रॉन्ग एवरीथिंग सीम्स। तो यहाँ पे मैंने उनको हिपर सेल्फ दी थी। इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं की, लेकिन फिर भी ये 2-4 बार आए तो इन्होंने बोला कि मुझे पहले से फर्क है। तो अब हम कुछ ऐसे रूब्रिक्स करते हैं जिनमें मैंने देखा है कि हिपर सेल्फ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, कि कहां से इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सुप्रेस्ड, कि गुस्सा आया, बोल नहीं पाए, सुप्रेस हो गया, दबाना पड़ा। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़े। किन के लड़ाई झगड़े? डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट्स, अपने बॉस के साथ। हाँ, उन्होंने जो पहले केस वाले थे 55 ईयर्स के मेल पेशेंट, उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी तो अपने बॉस के साथ कभी बनती ही नहीं है, हमेशा ही मेरा तो उनके साथ इतना गुस्सा मुझे चढ़ता है कि उनके साथ हमेशा ही झगड़ा चलता रहता है। तो एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ एंड सबॉर्डिनेट। आप चाहे चीफ हो, चाहे आप सबॉर्डिनेट हो, दोनों तरह से ये हम रूब्रिक यूज कर सकते हैं। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस फ्रेंड्स, दोस्तों मित्रों में लड़ाई से। एलिमेंट फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन वंस पेरेंट्स। उस पहले पेशेंट ने एक मुझे बात और बताई थी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरा स्वभाव बिल्कुल मेरी माँ के जैसा है, मेरी माँ भी इन्नी कौड़ी सी, मेरी माँ भी इन्नी कौड़ी सी। कौड़ी का मतलब इतनी गुस्से वाली थी मेरी माँ भी, और मेरा स्वभाव भी अपनी माँ के ऊपर गया है। नेक्स्ट आता है सो एंगर सुप्रेस्ड, डिस्कॉर्ड बिटवीन चीफ सबॉर्डिनेट्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन सब की लड़ाइयों झगड़ों की वजह से उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसके बाद ये करता क्या है? किन किन चीजों पे इसको गुस्सा आता है? एंगर एट नॉइस,
जैसे वो स्कूल टीचर सब बच्चे शोर मचाते हैं नॉइस पे। एंगर स्टैब्ड एनीवन सो एंग्री दैट ही कुड हैव, किसी को भी ये स्टैब कर सकता है, छुरा घोंप सकता है, इसको इतना गुस्सा आता है। और गुस्सा देखो, एंगर एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे, वो छोटी बातें जिनके कोई मायने नहीं है, बिल्कुल तुच्छ सी बात, बिल्कुल भी टोटली अनइम्पॉर्टेंट बात, उस बात पे गुस्सा आएगा। सडन गुस्सा आएगा, वायलेंट गुस्सा आएगा, एंड कॉजलेस है, बिना कारण के गुस्सा आता है। और इस वजह से इसमें aversion to family members, aversion to certain persons and company aversion, इसी को किसी की इसको दोस्ती नहीं चाहिए। कंपनी aversion to desire for solitude, जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं उनको, उनके मन में होता है कि हम अकेले रहें। aversion to intimate friends, जो इनके दोस्त मित्र, जो बहुत खास दोस्त मित्र होते हैं, उनसे भी इनको कोई कंपनी एवर्शन होती है कि नो मुझे नहीं चाहिए, जाओ दफा हो जाओ, सब लोग अपने अपने घरों में जाओ। कंपनी एवर्शन टू स्ट्रेंजर्स, एवर्शन टू द प्रेजेंस ऑफ, कोई स्ट्रेंजर्स नहीं। सो टोटल कंपनी एवर्शन में बहुत सारे इसके रूब्रिक्स हैं। इसके बाद बात आती है इसके एस्ट्रेंज की। एक रूब्रिक है फोरसेकन, दूसरा है एस्ट्रेंज्ड। तो ये एस्ट्रेंज में है, एस्ट्रेंज्ड फैमिली फ्रॉम हिज, अपनी फैमिली की तरफ से ये टूटा हुआ है। क्योंकि जब गुस्से वाली स्टेज आती है तो वो टूटे वाली आ जाती है, जब आगे एंजाइटी एंड केयर वाली स्टेज आती है तो वो सेकंड स्टेज आ जाती है। फायर सेट थिंग्स, वांट्स टू सेट थिंग्स ऑन फायर, इतना गुस्सा। एक बार मुझे याद है, एक पेशेंट आया था, तो उसका नाम था ज्वाला सिंह। मुझे कहता, डॉक्टर साहब आपको पता है ज्वाला का क्या मतलब होता है? वो भी कोई मेंटल पेशेंट ही था। तो मैंने कहा जी बताइए। ज्वाला का मतलब आग होता है, आग, मैं आग हूं, आग। तो उसको भी मैंने शायद हिप्परसल्फ दी थी या मेरे से मिस हो गई थी और वो पेशेंट दोबारा नहीं आया। लेकिन मैं जब भी उस पेशेंट के बारे में सोचती तो मेरे मन में यही हिप्परसल्फ वाली बात आती है कि वो इसी तरह की आग थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉर्बिड इम्पल्स टू स्टैब अदर्स, दूसरों को के छुरा घोंप सकता है। मॉर्बिड इम्पल्स है, मॉर्बिड बीमार, इम्पल्स एकदम एक उठना कुछ के बस फटाफट अभी के अभी कुछ कर दो। किल डिजायर टू, बार्बर वांट्स टू किल हिज कस्टमर। किल डिजायर टू बिलव्ड वंस, देखो कितना इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। किल डिजायर टू बिलव्ड वंस, जिनको वो प्यार करता है उनको मारने तक पहुंचना। कैसे मारना? विद नाइफ, स्टैब भी है नाइफ भी है, दोनों चीजों से। सडन इंपल्स टू किल, जैसे गुस्सा सडन है, कॉजलेस है, सडन है, इसी तरह किल वाली इंपल्स भी जो है वो भी सडन है। और चीजें, आग लगा दूं चीजों को या आग लगा देनी, वो भी सडन एंड इंपल्सिव एंड सडन है। सडन का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ मिनटों सेकंडों की बात होती है। कहते हैं ना कि जब किसी ने कोई सुसाइड करता है तो वो सिर्फ 2-4 मिनटों की सेकंडों की बात होती है। अगर वो 2-4 मिनट निकल गए फिर सुसाइड वो नहीं करेगा। तो ये सडन इंपल्स होती है, कुछ सेकंड्स की, कुछ मिनट्स की। और मॉरल फीलिंग वांट ऑफ, मॉरली बहुत लो बंदा, इसको कोई एथिक्स, कोई मॉरल्स इसके बिल्कुल भी नहीं होते। यहां तक के मॉरल फीलिंग वांट ऑफ डिस्पोजिशन टू बिकम अ क्रिमिनल विदाउट रिमोर्स, क्रिमिनल बन सकता है। क्योंकि मारने बनाने वाले, फायर वाले बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, लेकिन कोई रिमोर्स नहीं, कोई रिपेंटेंस नहीं, कोई पछतावा नहीं किसी चीज का कि मैंने उसको मार दिया। वैसे मेरे पास मारने वाला किसी कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसने किसी को मारा हो, बट सडन इंपल्स होती है कि मैं मार ही दूं। और अगर ये लोग क्रिमिनल बन जाते हैं
तो इनके मन में कोई पछतावा नहीं होता कि मैंने उसको मार दिया या मैंने ये क्राइम किया। रेज किल पीपल ट्राइज टू। अगर हम इसकी एंजाइटी की बात करते हैं, किस किस चीज की एंजाइटी होती है? एंजाइटी होती है टेंशन, वरी, उसके बारे में सोचना। कोई एक्शन लो चाहे ना लो, एक्शन लेने से इसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें एंजाइटी है फैमिली की, अबाउट फ्यूचर, अबाउट हिज फैमिली, अबाउट हेल्थ, एंजाइटी अबाउट हेल्थ, अबाउट रिलेटिव्स ऑफ। इसीलिए ये बीमार लोगों को नहीं देख सकता अपनी फैमिली में। रिलेटिव्स कौन होते हैं? एक फैमिली होती है, एक रिलेटिव्स होते हैं। फैमिली होती है जो बहुत क्लोज हमारा सर्कल है, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, ये। और रिलेटिव्स होते हैं कोई भी रिलेटिव जो हमारे साथ ब्लड या मैरिज से रिलेटेड हो, जो कोई भी किसी मेरे ब्रदर के आगे के रिश्तेदार, उसकी शादी के बाद जो उधर वाले हुए, या दूसरे कोई जो भी हमारे रिश्तेदारी के चक्कर में आते हैं, जो भी रिलेटेड होते हैं किसी भी तरह से, लेकिन फैमिली वो जो क्लोज मेंबर्स होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे एंजाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, जो दूर वाले लोग हैं उनकी हेल्थ की भी एंजाइटी है। एंजाइटी अदर्स फॉर, और फिर वो क्या करता है? केयरफुल ऑफ, उनका बहुत ध्यान रखता है। केयरफुल ऑफ अलोन व्हेन, केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। यहाँ पे भी आ गया कि रिलेटिव्स की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, क्योंकि डिल्यूजन में है, उसको लगता है कि मेरे रिलेटिव्स सिक हैं, मेरे रिलेटिव्स बीमार हैं, उनको मेरी जरूरत है, मेरे फैमिली मेंबर्स बीमार हैं। ये डिल्यूजन में पड़ा है। डिल्यूजन, sick family members were sick, members of the family were sick। उसको लगता है कि मेरे फैमिली मेंबर्स जो बीमार हैं तो उनको मेरी जरूरत है। और देखो एंजाइटी में भी आ गया, केयर में भी आ गया। और डर किस चीज का रहता है? अगेन यस, डर किस चीज का रहता है? फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, फियर ऑफ इवल, कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। फियर फायर थिंग्स विल कैच, एक तरह से ये खुद आग लगाने की बात करता है, दूसरी तरफ से ये मन में डर रहता है कहीं आग ना लग जाए। फियर हेल्थ, फियर हेल्थ अबाउट हेल्थ ऑफ लव्ड पर्सन्स। सो आपने ये जो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंजाइटी, फैमिली, एंजाइटी, हेल्थ अबाउट फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, केयर्स अबाउट रिलेटिव्स, हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, अब ये फियर आ गया, फियर ऑफ health of loved persons, about health of, yes, fear of evil, and hypochondriasis. What is hypochondriasis? Hypochondriasis होता है कि पेशेंट को सेहत की बहुत ज्यादा चिंता होती है, चाहे उसकी सेहत को कुछ नहीं हुआ, उसको लगता रहता है कि वो बीमार है, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वो टेस्ट करवाता है, सारे टेस्ट ठीक निकलते हैं, फिर भी उसके दिमाग में से ये बात नहीं निकलती कि वो बीमार है। सो हाइपोकॉन्ड्रियासिस में बेवजह से, बिना कारण से पेशेंट चिंता करता है। हिप्पोसेल्फ में हाइपोकॉन्ड्रियासिस की वजह से ड्राइविंग टू सुसाइड, उसका दिल करता है कि मैं सुसाइड ही कर लूं, मर ही जाऊं। सो एक्सेसिव अनवांटेड टेंशन, वरी इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस। चाहे टेस्ट ठीक भी निकले, चाहे कोई प्रॉब्लम निकले भी ना, लेकिन फिर भी पेशेंट को लगता है कि उसको बहुत ज्यादा सेहत की चिंता है। अब बात आई सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स की, वो है लाफिंग नेवर, चीयरफुल नेवर, स्माइलिंग नेवर। ये कभी खुश नहीं होता, ये कभी चीयरफुल नहीं होता, ये कभी स्माइल नहीं करता।
मैंने इसी बेसिस के ऊपर बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। एक मेरे पास कोरोना के दौरान पिछले साल एक लड़की आई थी जिसको कोरोना का इतना डर हुआ, इतना ज्यादा डर हुआ कि वो अपने भाई को संभाल संभाल के रखती थी, अपने पापा को काम करने के लिए बाहर नहीं जाने देती थी, उसने खेलना बंद कर दी। इसमें भी प्ले वाले जो प्ले अवर्स में इसके भी रूब्रिक्स पड़े हैं। उसने हंसना बंद कर दिया, उसने खेलना बंद कर दिया, रोटी खानी बंद कर दी। तो वो मैंने केस कोरोना वाले वीडियो में, जो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उसमें मैंने डाला था। तो इस पेशेंट में लाफिंग नेवर, चीयरफुल नेवर एंड स्माइलिंग नेवर। और आपको याद है मैंने अभी जो एक लेडी वाला, पुअर लेडी वाला केस बताया, उसमें उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जब से मैं इस घर में आई हूं कोई खुशी नाम की चीज नहीं मिली मुझे। तो ये हिपर सेल्फ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं। इसमें आर्सेनिक भी आती है दोनों तीनों रूब्रिक्स में, और इसमें एसिड नाइट्रिक भी आती है। जो एसिड नाइट्रिक की स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। एसिड नाइट्रिक वाला दोस्तों का दोस्त तो होता है, सिंपैथाइजर तो होता है, लेकिन अगर किसी दोस्त ने उससे कोई थोड़ी भी ऊंच नीच कर ली तो दोस्त चाहे 1000 बार माफी मांग ले, एसिड नाइट्रिक वाला कभी भी उसको माफ नहीं करेगा। अनमूव्ड बाय अपॉलॉजीज, ये एसिड नाइट्रिक का सिंगुलर रूब्रिक है। और इसी वजह से एसिड नाइट्रिक जो है वो तरह तरह के कोर्ट केसेस में, लॉ सूट्स में फंसा होता है। जो भी कोई उसके साथ ऐसी बातें करता है, उसका चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट दोस्त हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी बार बार माफी मांगने से, बार बार उसकी अपॉलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कोर्ट केस करता है जगह जगह पे। अगर कोर्ट केसेस वाले रूब्रिक्स हम देखें तो उनमें सब जगह पे एसिड नाइट्रिक आएगी, और वो मैंने कितनी बार यूज करी है। लिटिजियस का तो मुझे पता नहीं कि उसमें वो है, लेकिन लॉ सूट्स, अगर आप अपने लैपटॉप में लॉ सूट्स लिखो तो उसमें 3-4 रूब्रिक्स आएंगे, सभी में एसिड नाइट्रिक है। सो एसिड नाइट्रिक में भी ऐसी स्टेजेस आती हैं, लाफिंग नेवर, चीयरफुल नेवर, स्माइलिंग नेवर। सो उसको नेक्स्ट लगता है कि डिल्यूजन, रॉन्ग एवरीथिंग इज, एंग्विश, डेथ, फ्रेंड, ओके। तो उसको लगता है कि सब कुछ जो हो रहा है सब गलत है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग सीम्स रॉन्ग, सब कुछ गलत है, सब गलत हो रहा है। क्योंकि ये सेंसिटिव बहुत ज्यादा होता है। हिपर सेल्फ में पेन वाले, सेंसिटिविटी वाले कितने रूब्रिक्स हैं। हर चीज, छोटी छोटी चीज इसको अफेक्ट करती है, ट्राइफल्स अफेक्ट करते हैं। He can't hear cruelties, all external impressions, sensitive to the hearing of cruelties, sensitive to external impressions, sensitive to noise, sensitive to pain, beside oneself being, वो भी एक गुस्से का रूब्रिक है। आपे से बाहर होना because of pain. So ये this is one of the best medicines as painkiller. Sensitive to the people presence of, sensitive to touch. So hundreds of medicines हैं जिनमें गुस्सा है, जिनमें violent anger है, लेकिन हर मेडिसिन अपने आप को एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करेगी। यही इंडिविजुअलाइजेशन है। नैक्सवामिका किसी और तरह से प्रेजेंट करता है अपना गुस्सा, आर्सेनिक एल्बम किसी और तरह से, बेलाडोना वो तो दूध के उबाल की तरह होता है। बेलाडोना को गुस्सा आया, 1 सेकंड में बोला, फड़क से बहुत कुछ बोल दिया, गालियां निकाल दी। 1 मिनट के बाद उसका गुस्सा शांत, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अपने दिमाग में इन बातों को रखे। ये हमने चीजें प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक में देखी है कि बेलाडोना का गुस्सा किस तरह का होता है, नैक्सवामिका, आर्सेनिक, एकोनाइट, सबके गुस्से तरह तरह के होते हैं। तो आज हमने जो
हिप पर सेल्फ का गुस्सा पड़ा, ये आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मेरा स्ट्रेस 3 या 4 चीजों पे था। इसके बाद में बारी आती है हिप पर सेल्फ के सुसाइड की। वो सुसाइड क्यों करना चाहता है? उसका दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। 2 रूब्रिक्स हैं, एक है डेथ डिजायर, जिसमें पेशेंट कहता है भगवान मुझे तो मौत ही आ जाए तो अच्छी है। एक होता है सुसाइडल डिस्पोजिशन। सुसाइडल डिस्पोजिशन में वो कोई ना कोई एक्ट करता रहता है, वो कुछ ना कुछ खाने की, कुछ ऐसी पॉइजन लेने की, कुछ गोलियां, नींद वाली गोलियां बहुत लोग खा जाते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा होता है। वो सुसाइड कमिट कर लेता है लेकिन मरता नहीं है। अगर बच गया तभी हमारे पास रूब्रिक्स आई। तो डेथ डिजायर में वो कभी भी कमिट नहीं करता। सुसाइड डिस्पोजिशन में ये उसकी प्रवृत्ति है सुसाइड करने की। तो जब भी पेशेंट आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने तो एक बार गोलियां खा ली थी, एक बार तो मैं ट्रेन के नीचे आने के लिए उसके पास जाके खड़ी होगी, फिर मेरा हौसला नहीं पड़ा तो फिर मैं वापस आ गई। सो इस तरह से ये लोग होते हैं। यहाँ पे इसमें बहुत सारे सुसाइडल के रूब्रिक्स हैं। सुसाइडल डिस्पोजिशन इवनिंग, एंग्विश ड्यूरिंग। एंग्विश होती है एक पीड़ा, एक तकलीफ, एक दर्द, एक जो अंदर की पीड़ा है। और ये कैसे सुसाइड करना चाहता है? बाय ड्राउनिंग। बहुत सारे लोग नहर में छलांग लगा देते हैं, दरिया में छलांग लगा देते हैं, ऐसे ये मरना चाहता है। सुसाइडल डिस्पोजिशन टू सेट वनसेल्फ ऑन फायर, खुद को आग लगा लेना। जैसे वो ज्वाला सिंह ने बताया था, मैं तो आग हूं। ये आग लगा भी सकता है और सुसाइड भी कर लेता है, आग लगा के खुद को। सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सेहत की बेवजह, बिना कारण के चिंता होने की वजह से ये सुसाइडल हो जाता है। सुसाइडल फ्रॉम पेन, सुसाइडल फ्रॉम सैडनेस। सैडनेस हमारे ऐसे डिप्रेशन किसी भी रेपर्टरी में ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो सैडनेस वाले जो रूब्रिक्स हैं उनमें हम देख सकते हैं। सुसाइडल बाय शूटिंग, ठिश ठिश गोली मारी खत्म। बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं। एक बार पेशेंट के दिमाग में आया कि मैं गोली मार लूं, यहां रख दिया, बंदूक रख ली, छोटे वाली पिस्टल रख ली। अगर तो वो 1-2 मिनट निकल गए उसके, फिर तो नहीं मारेगा। अगर गोली रखी और ठिश किया, मारी, तो बस फिर तो वो मर गया। क्योंकि सुसाइडल थॉट्स बहुत छोटे टाइम के लिए होते हैं, जस्ट फॉर फ्यू सेकंड में ही अगर ये ख्याल आ गया कि ओहो यार मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन ध्यान रखेगा, मेरी तो बूढ़ी माँ है, इनका क्या होगा, मेरे बाद में ये सब केस में फंस जाएंगे, अगर ये ख्याल आ गए फिर वो पेशेंट सुसाइड कमिट नहीं करेगा। ये अक्सर देखने को मिला है। सो अगर सुसाइड की बात करते हैं तो इसमें एंग्विश, इसमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड सैडनेस, ये रीजंस बनते हैं। और जो हमने एक किया था चीयरफुल नेवर, हैप्पी नेवर, स्माइलिंग नेवर, उसके साथ साथ प्ले एवर्स टू। इसका बिल्कुल भी खेलने को, अगर बच्चों में भी देखो तो खेलने को बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत दूसरे बच्चों को मार देते हैं, दूसरों को धक्का दे दिया, वो गिर गया तो गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्ले एवर्स टू इन चिल्ड्रन, इसमें ये पड़ी है। एंड ही इज टोटली इनडिफरेंट एट वन स्टेज, he is totally indifferent to pleasures, indifferent to relations. He is a very discontented person, always discontented. कभी ये content हो ही नहीं सकता है पर सेल्फ वाला। Discontent with everything, असंतुष्ट लोग जो कभी संतुष्ट नहीं होते किसी भी चीज से। Discontent with himself, खुद के साथ कि मैंने जिंदगी में क्या किया है, कुछ नहीं किया जिंदगी में, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। He is content with himself, with everything, with others, दूसरों के साथ भी। इस तरह से ये discontented person है, with everything, everything भी है, with himself, with everything, with others, और and amusement averse to। सिर्फ कुछ ही मेडिसिन हैं जिनमें हिपरसल पड़ी है, क्योंकि ना हंसना है, ना स्माइल करना है,
एंड अम्यूजमेंट एवर्स टू, बिल्कुल भी इसको अम्यूजमेंट कोई कुछ भी ऐसा जो चीजें हमें हैप्पीनेस देती हो वो इसको बिल्कुल भी एवर्स है, अच्छा नहीं लगता। They complain about their suffering, about their pain. They're very contradictory and very censorious persons. अगर इसमें पॉजिटिव या कुछ गुड रूब्रिक्स देखने की, मैं हर मेडिसिन में कुछ गुड रूब्रिक्स अलग निकालती हूँ, कुछ बैड रूब्रिक्स निकालती हूँ, लेकिन जब मैंने इसमें देखा तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे कोई गुड रूब्रिक्स मुझे बहुत मिले हो। सिर्फ ये एंजाइटी फैमिली वगैरह वाले, केयर्स फैमिली वाले, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। हर चीज से ये पेशेंट अनसेटिस्फाइड है। इसका एक और रूब्रिक है, डेंजर नो सेंस ऑफ। जैसे वो ज्वाला सिंह ने बताया कि मैं तो आग हूं, डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा, नो सेंस ऑफ। इसमें सिर्फ 4 ही मेडिसिन हैं, प्लेटिना, ओपियम, हिपरसल्फ एंड मर्कसॉल, ये 4 मेडिसिन हैं। जिसमें पहले तो थी, अब तो मुझे नहीं पता कि अब तो कितनी रेपर्टरीज में क्या क्या हो ही जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मैंने चारों मेडिसिन ये डेंजर नो सेंस वाली यूज की हुई है। तो उसके बाद बारी आती है इसकी मेंटल एक्सर्शन की। ये बिल्कुल भी दिमागी काम नहीं कर सकता, कर सकता है तो कैसे, नीड्स वाइन। अदरवाइज क्या होते हैं, डलनेस मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, कंफ्यूजन मेंटल एक्सर्शन फ्रॉम, mental exertion aggravate, mental exertion impossible. So why needs for mental exertion? जैसे उन्होंने बोला कि बस जो पेपर्स मैंने एग्जामिनेशन मैंने शराब पी के दिए वो मेरी जिंदगी के सबसे बेस्ट पेपर थे और फुल बटा फुल नंबर आए। No new ideas come in his mind, a new ideas, aversion to, shrieking for help, ऐसे बहुत सारे और भी रूब्रिक्स हैं। टेस्टामेंट, रिफ्यूजेस टू मेक, टेस्टामेंट होता है विल, अपनी विल नहीं बनाएगा, क्योंकि एक स्टेज में ये फैमिली के लिए इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट टू फैमिली एंड इनडिफरेंट टू रिलेटिव्स। आई थिंक सारे रूब्रिक्स हो गए हैं, और जो सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी रूब्रिक है वो इसकी चिलीनेस है। मैं हर केस में चिलीनेस से इसको कंफर्म करती हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो माइंड पे प्रैक्टिस करते हो तो आप ये चिली और फिजिकल रूब्रिक्स क्यों लेते हो? तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना लूं, कहाँ लिखा है कि मैं सिर्फ मेंटल ही लूंगी और फिजिकल नहीं लूंगी? अगर कोई भी फिजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। मैं बहुत सारे केसेस में लेती हूँ, बहुत सारे केसेस में। अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर चीज इस चीज से ही होती है और वो फिजिकल में है, तो मैं वो क्यों नहीं लूंगी? सो मैं बहुत सारे केसेस में जो बहुत हॉट है, जो बहुत चिल्ली है, 100% है, वो मैं डेफिनेटली लेती हूँ। जिसकी एक बार एक पेन्स वाला पेशेंट आया कि मेरे सुइयां चुभ रही हैं, सारी जगह पे, सारी बॉडी पे सुइयां चुभ रही हैं, तो प्रिकिंग पेन्स है, नीडल लाइक पेन है, मैं वो सिम्टम क्यों नहीं लूंगी? यस, एक नीचे अभी लिख के आया, फॉर रैप्स इन समर, यस, इसमें सोराइनम भी है, वो भी मैं कई जगह पे डिफरेंट स्टेट्स में लेती हूँ, और इसमें और भी 1-2 मेडिसिन हैं जो मैं ज्यादातर लेती हूँ। सो हमने कभी ये नहीं सोचना कि हम माइंड पर प्रैक्टिस करते, हम फिजिकल नहीं लेंगे, है तो होम्योपैथी ना सारी। अगर आप माइंड में बहुत एक्सपर्ट हो, आपको जरूरत नहीं है, आप ना लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है हमें नहीं छोड़ने चाहिए, हमें वो भी लेने चाहिए। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट हिपरसल्फ। आज पूरा दिन आप सभी लोग हिपरसल्फ अपनी बुक में से निकालिए, इसके नोट्स बनाइए और हिपरसल्फ को पढ़िए। ये बहुत कॉमनली इसके हमें पेशेंट्स मिलते हैं। कई बार नॉलेज के अभाव से हम वो मेडिसिन यूज नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि कोई रेयर मेडिसिन यूज करें, कोई और मेडिसिन यूज करें, लेकिन जो कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन है हम उनको छोड़ देते हैं। सो आज के लिए आपने हिपरसल्फ अच्छी तरह से पढ़नी है, इसके आप लिखिए। मैं तो हर चीज लिख लेती हूँ क्योंकि अदरवाइज तो दिमाग में कुछ रहता नहीं है।
तो लिख के जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो याद आता है, हाँ ये मैंने उस केस में पढ़ा था। सो दिस इज ऑल अबाउट हिपर सेल्फ। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपने हाइपोकोंड्रोसिस की बात की, तो फेनिंग सिक में और हाइपोकोंड्रोसिस में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? जी, एक रूब्रिक है फीनिंग सिक। फीनिंग होता है प्रिटेंड करना कि मैं बीमार हूं। फीनिंग सिक कि मैं बीमार हूं, उसके पीछे हमने रीजन ढूंढना है कि वो ऐसा क्यों करता है। फीनिंग सिक ये नहीं है कि वो बीमार नहीं है। अगर वो 10% बीमार है तो वो 50% शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे बेलाडोना है, बेलाडोना फीनिंग सिक में है कि मुझे कोई पूछे, मुझे मेरे हस्बैंड बाहर से आए, वो हाय हाय करना शुरू कर देती है, हाय हाय हाय, ताकि अटेंशन मिले। लेकिन लाइट डिजायर में है तो इतनी भी नहीं चाहिए कि हस्बैंड सिर के ऊपर ही आके बैठ जाए। सो फीनिंग में होता है कि प्रिटेंड करता है पेशेंट, और ये नहीं है कि बीमार नहीं है, बीमार है लेकिन थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताता है। एक रूब्रिक है एंजाइटी एग्जेगरेटेड। एग्जेगरेटेड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, एंजाइटी बहुत ज्यादा बड़ी चढ़ी हुई, बहुत ज्यादा हुई, वो इससे टोटली डिफरेंट है। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है? पेशेंट को कोई बीमारी है या नहीं है, उसके मन में है कि मैं बीमार हूं, मुझे ये बीमारी है, उसके मन में है। वो अल्ट्रासाउंड करवाएगा, वो एमआरआई करवाएगा, वो सारे ब्लड टेस्ट करवाएगा, कुछ नहीं निकलता, लेकिन उसके मन में अभी भी अड़ा हुआ है कि मैं बीमार हूं। इसमें किसी के साथ लेना देना कुछ नहीं है। फीलिंग सिक में वो प्रिटेंड करता है लोगों के लिए, यहाँ पे ये अपने लिए करता है। हालांकि इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी टेस्ट में नहीं आ रही, किसी में भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, फिर भी उसको लगता है बेवजह की जो खुद को बीमार समझना, बेवजह से थोड़ा सा सिर दर्द होता है उसको लगता है मेरे तो सिर में ट्यूमर ही हो गया, ढेर सारे टेस्ट करवा लेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। वो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है जिसमें बेवजह से पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन होता होता कुछ नहीं है, सारे टेस्ट उसके नेगेटिव आते हैं। ये दोनों में फर्क है। मैडम हम इसको लाइट डिजायर भी लेते हैं ना, जब वो पूछता है कि जो इन्वेस्टिगेशन करके आता है तो उसको एनलेटा हाइपोकॉन्ड्रिया और लाइट डिजायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाइपोकॉन्ड्रिया को लाइट डिजायर से, लाइट डिजायर जो जी, लाइट डिजायर क्या होता है कि पेशेंट चाहता है कोई लाइट, लाइट के कितने मीनिंग है? 5-6 मीनिंग्स है। एक लाइट का मतलब है लाइट हल्का, एक भारा, एक लाइट हल्का, हल्का रहना, जैसे बेलाडोना में है। दूसरा लाइट का मीनिंग है मुझे किसी रोशनी की जरूरत है, आई वॉन्ट टू गो फॉर सम टेस्ट, कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है मैं टेस्ट करवाऊं, बस यहां तक, दिस इज लाइट डिजायर। या हल्का फुल्का रहना कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मुझे, जैसे मैं अभी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ग्रुप में इतना सारा कुछ पिछले हफ्ते 10 दिन से इतनी हौच पौच चल रही थी और मैं उससे तंग आ गई थी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है? तो शायद दिस वाज माय लाइट डिजायर कि मैं हल्का रहना चाहती हूँ, कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें सिस्टम नहीं चाहिए, हम बिल्कुल सिंपल चीजें हमें चाहिए। सो लाइट डिजायर में पेशेंट हल्का रहना चाहता है या पेशेंट कुछ जानना चाहता है, किसी चीज की नॉलेज चाहिए। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। लाइट डिजायर के साथ साथ एक और रूब्रिक है इनक्विजिटिव या क्यूरियस। कई रेपर्टरीज में क्यूरियस लिखा है, कईयों में इनक्विजिटिव लिखा है। इनक्विजिटिव होता है जिसके, जो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, जिसको बहुत ज्यादा कुछ जानने की इच्छा होती है कि मेरी बीमारी क्या है, ये कैसे हुई, ये कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से लगी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, इसके सिम्टम्स क्या है, अब मैं पता नहीं दवाई से, होम्योपैथी से ठीक होऊंगा कि एलोपैथी से ठीक होऊंगा, क्या करना। जो ये क्वेश्चंस हैं जिसके खत्म ही नहीं होते, वो हम इनक्विजिटिव में लेते हैं। लेकिन अगर ठीक है लाइट डिजायर वाला जाएगा, टेस्ट करवाएगा, नहीं निकला, बात खत्म। लेकिन हाइपोकॉन्ड्रियासिस वाले की बात खत्म नहीं होती, इनक्विजिटिव वाले की बात खत्म नहीं होती। वो आगे के आगे नेट पे सर्च मारेंगे और नेट पे सर्च करेंगे कि देखें तो क्या है। और नेट का तो आपको पता ही है, गूगल का, कि एक छोटी सी चीज को इतनी बढ़ा के बता देता है
कि अंत तक ले जाता है, छोटी सी बीमारी को कैंसर तक ले जाता है, और फिर पेशेंट डरे डराए आते हैं। ये इनक्विजिटिव होता है, जिसमें वो नेट पे सर्च मारते हैं, और बहुत बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो नेट पे सर्च करके सब कुछ वो आते हैं। इस तरह से हम लाइट डिजायर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इनक्विजिटिव, इन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपने कहा था कि वो पेशेंट जो है वो वन रूम में नहीं रह सकता है और सर पे पानी डालने पर तकलीफ होती है, उस बारे में बताएं। हमने हर चीज का रूब्रिक नहीं बनाना होता। शायद ये मैं पहली बार हूँ कि ये मैंने पहली बार नहीं बोला। हमें कलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स नहीं चाहिए कि हर वर्डिंग जो पेशेंट बोलता है तो उसका रूब्रिक, हाँ हालांकि मिल सकते हैं मुझे इसमें से, लेकिन मैंने ऐसा हर चीज का रूब्रिक नहीं निकालना। हमने उसमें उसका सेंटर निकालना है कि वो कहाँ पे फॉल करता है। हमें 100, 150, 200 रूब्रिक नहीं चाहिए, हमें वो 2-3 रूब्रिक चाहिए जो उसका सेंटर हो, वहां से ही हम मेडिसिन पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि हम जैसे वो बोली जा रहा है हम लिखी जा रहे हैं, फियर ऑफ सफोकेशन, fear on closing eyes, fear ये fear, no, don't write such things। सिर्फ केस लो, ठीक है आपके दिमाग में 5-7 मेडिसिन आ गई हैं, लेकिन उन मेडिसिन को सबको रेपर्टाइज करो। मैं हर केस को रेपर्टाइज करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रेपर्टाइज करने से कई बार कोई नई मेडिसिन, जैसे हिपरसल्फ मेरे सामने आई, इस तरह कुछ नई मेडिसिन हम लर्न करते हैं। अगर हम अपने मन की करी चलने के, ठीक है हाँ इसमें तो नेट्रोम्योर है, दे दो नेट्रोम्योर तो आपको पहले ही पता है जिस बेसिस पे देनी है। लेकिन अगर हम रेपर्टाइज करेंगे उसका सेंटर लेके, हर बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि हमें कलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स नहीं चाहिए कि हम ढेर सारे रूब्रिक्स इकट्ठे कर लें। हमें सिर्फ 2-3-4 वो रूब्रिक्स चाहिए जो उसका सेंटर है। तीनों केसेस में मैंने इसी तरह से बताया कि उनका सेंटर क्या था। चाहे अगर हम सेंटर से पकड़ लेते हैं तो उसकी बाजुओं का, उसके लेम्स, उसके बाकी बॉडी पार्ट्स तो हमें खुद ही मिल जाएंगे। जो साइड वाले उसके सिम्टम्स हैं, जो रूब्रिक्स हैं, वो तो हमें खुद में खुद ही मिल जाएंगे। सो इसलिए हर चीज को, हर लाइन को, हर वर्जन को हमने रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना। और नीचे अभी किसी ने पूछा था, डिल्यूजन स्मॉल होल अपीयर्स टू बी अ फ्राइटफुल चैज़म। यस मैम। ये इसका भी मैं एक आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा होल होते है, छोटी सी प्रॉब्लम, और इतनी बड़ी उसको लगती है। अब फ्राइटफुल चैज़म, एक मैं केस बताती हूँ जहां से मैंने इसको पकड़ा था। एक बार अभी रिसेंटली मैंने ये केस बताया भी था किसी ग्रुप पे। तो एक डॉक्टर साहब के एक नोन थे, पेशेंट थे, तो उन्होंने 2 दिन के बाद हमें फोन किया। 2 दिन पहले उनको गले की प्रॉब्लम हुई थी कि डॉक्टर साहब वो हैंडीकैप थे, वो आ नहीं सकते थे, हमें उनको देखने जाना पड़ा। तो 2 दिन पहले उन्होंने बोला कि मेरे गले में प्रॉब्लम होगी। तो मैंने 2-4 डॉक्टर्स को दिखाया, तो आप प्लीज आ जाओ, मुझे देख लो। तो हम गए उनके पास, उन्होंने इतनी मोटी फाइल हमारे सामने रख दी। मैंने कहा ये क्या? कहते जी मैंने परसों से ये सारे टेस्ट करे हैं, एक गला दुख रहा है और परसों से इतने बड़े टेस्ट है। कहते जी मैं 6 डॉक्टर्स को दिखा चुका हूं। आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने कहा ये क्या है? तो यहाँ पे मैंने कोई लाइट डिजायर नहीं लिया, कोई इंक्विजिटिव नहीं लिया। मुझे लगा, मैंने कहा जी क्यों ऐसा आप, क्योंकि हर पेशेंट में हर चीज जानने के लिए हमें क्यों पूछना होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है कि मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। मैंने रूब्रिक डाला, डिल्यूजन, a whole small hole appears to be a frightful chasm, and second fear of cancer। दोनों में एक ही मेडिसिन थी, that was agaricus। मैंने उनको उसी वक्त agaricus दी और नेक्स्ट डे वो बोले कि डॉक्टर साहब मैं तो 100% ठीक हूँ और मेरे दिमाग में वो जो था कि मुझे कैंसर हो जाएगा वो भी ठीक हो गया। सो इस तरह से अगर हम उस चीज को पकड़ लेते कि उनके दिमाग में कभी होता है ऐसे कि गला खराब है 2 दिन से और आप ढेर इतनी फाइल बना लो टेस्टों की। नो, सिर्फ उसी को होगा जिसके दिमाग में कोई बहुत ज्यादा, अंदर को बहुत ज्यादा कोई चल रहा होगा कि कहीं कैंसर ना हो जाए।
तो उसने वो टेस्ट करवाए, तब मैंने ये रूब्रिक लिया था। दूसरी बात, अभी किसी ने पूछा फॉर रैप्ड इन समर, मैं तो लोग जो मेटाफर्स बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी पुअर इन मेकिंग मेटाफर्स। मैं तो इसको डायरेक्ट ही लेती हूँ। जो लोगों को बहुत ठंड लगती है वो गर्मियों में भी ओढ़ ओढ़ के फर ओढ़ के बैठते हैं। यस, आई टेक इट एज अ जनरल रूब्रिक कि हाँ, सीधा साधा जो उसका मीनिंग है उसे कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अगर पेशेंट कहता मुझे बहुत ठंड लगती है, मैं तो गर्मियों में भी अच्छी तरह से ओढ़ के अच्छी तरह से कंबल लेके सोता हूँ, तो आप फर रैप्ड वाला रूब्रिक ले सकते हैं। और मैं तो लेती हूँ, ऐसे ही लेती हूँ, कुछ मेटाफॉर्स नहीं बनाती कि इसका मेटाफॉर बनाओ और यूज करो। हमारे पढ़ने के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैम तो ये पेशेंट तो चिली होता है, तो क्या गर्मी भी इसे बहुत ज्यादा लगती है? ठंड गर्मी भी बर्दाश्त होती है या नहीं? हाँ, तो जो इसके साथ हिप्परसेल्फ के साथ एक और मेडिसिन इसके पैरेलल चलती है, वो उसकी बात मैं करना भूल गई क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाता है। अगर उसके साथ हम पैरेलल मेडिसिन एक चलाते हैं तो वो आती है मर्कसॉल। मरकरी कैसा होता है, एकदम पारा ऊपर एकदम पारा डाउन, बहुत ज्यादा ठंड लगी बहुत ज्यादा गर्मी लगी, तो इसके बिल्कुल पैरेलल हिप्परसेल्फ के उसी तरह का गुस्सा, उसी तरह फैमिली की केयर, उसी तरह रिलेटिव्स की केयर, उसी तरह एंजाइटी, एंड इसमें चिली बहुत है, उसमें गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती और ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। हमें जो एम्बी थर्मल मेडिसिन हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है, तो वो मर्कसॉल में आ सकता है। आप मर्कसॉल को इसके सामने रख के, इसके साथ रख के इसका कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि मर्कसॉल में भी ऐसे ही रूब्रिक्स हैं। वो रेवोल्यूशनरी है, वो एनार्किस्ट है, तो उसमें भी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स की हेल्थ के साथ, वो भी मैंने एक आर्थराइटिस वाला पेशेंट ठीक किया था। कभी नेक्स्ट टाइम कभी टाइम मिलेगा तो वो भी बहुत डिटेल में केस लिया था मर्कसॉल का, तो वो हम कभी बताएंगे उस केस के बारे में। तो वो मर्कसॉल से ठीक हुआ था। थैंक यू। ओके देन, लेट्स क्लोज आवर सेशन। ओके मैम, वी आर थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। स्पीचलेस मैम। थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Neelam. Thank you very much. Okay, Ji. Okay. Thanks everyone for patience hearing. Thanks a lot, Dr. Neelam. Very some of the rubrics were really very interesting and new learning. Thank you, Dr. Saini. आपने वहाँ से कनाडा से मेरा सेशन अटेंड किया. Thank you so much. Thank you. It was really very illustrative. Thank you.